और चलिए अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 56 शहरों के लिए मॉडर्न प्रियजन वैन को हरी झंडी दिखाई। रविवार सुबह 5 कालिदास आवास के बाहर आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वैन को 56 शहरों के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिसी को मॉडर्न बनाने का लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, पुलिस को आधुनिक किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक जेल से अदालत लाने के लिए जिन वैन का इस्तेमाल होता था उनसे कैदी या तो भाग खड़े होते थे या गिरोह उन पर हमला करते थे। ये प्रियजन वैन आधुनिक है। 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के हित में हम पुलिस विभाग को आधुनिक बना रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए गृह विभाग को और कारागार विभाग को संयुक्त रूप से इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यह न केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। प्रियजन वैन के खास फीचर: सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, हाई लॉक सिस्टम, मजबूत बॉडी और डबल डोर। तो ये प्रियजन वैन के खास फीचर्स हैं जो इसमें होंगे। इसके साथ ही ये सीसीटीवी कैमरे भी इसमें होंगे, पैनिक बटन भी इसमें होगा, हाई लॉक सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद होगा, मजबूत बॉडी होगी और डबल डोर होगा। 19 सितंबर से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है। उससे पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। साथ ही सभी विपक्षी और सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए। बीएसपी से उमाशंकर सिंह, सुभाषपा से बेदीराम, समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज पांडे बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा सत्र को निर्बाध चलाने को लेकर सहमति बनी है। देखिए, सरकार की तरफ से ये अपेक्षा की गई कि सदन चलाने में विपक्ष सहयोग करे। विपक्ष सदैव इस विषय में सकारात्मक रुख रहा। विपक्ष तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा सदन चले। आज प्रदेश में बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सूखे से प्रभावित किसान हैं, उनके एरिया हैं। वहीं कुछ एरिया उत्तर प्रदेश के बाढ़ से भी प्रभावित हैं। हेल्थ की व्यवस्था चरमरा गई है, महिला अपराध बढ़े हैं और विपक्ष चाहता है कि इसमें सकारात्मक चर्चा हो। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सदस्य ने कार्य मंत्रणा में भी इस बात को उठाई है कि सदन कम से कम 10 दिन चलाया जाए। विधानसभा का मानसून सत्र कल से होना प्रस्तावित है। हमारे अत्यंत लोकप्रिय तथा पुराने सदस्य श्री अरविंद गिरी जी का निधन हो गया। कल उनका निधन का निर्देश विधानसभा में आएगा। उसके बाद कंडोलेंस होकर हाउस उठ जाएगा। परसों से विधिवत विधायी कार्य होगा और इस सत्र में एक नई परंपरा भी पड़ने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि भाई एक दिन महिला सदस्यों को ही मौका मिले, तो उस दिन महिला सदस्य बोलेंगी केवल 22 तारीख को। और हम समझते हैं कि विधानसभा में महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, पहले तो हम सभी दलीय नेताओं ने सरकार से और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि थोड़ा हमारी जो सत्र अवधि है इसको बढ़ा दिया जाए। तो उस पर तो उन लोगों ने सहमति नहीं दिया। उन लोगों ने ये जरूर कहा कि
सदन सुचारू रूप से चले तो आगे विचार किया जाएगा। हम फिर जल्दी सदन आहूत करेंगे। तो हम लोग इस इतने ही कम दिनों में जितना ही समय मिला है उतने में कोशिश करेंगे कि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को ला करके सदन में रखें और सरकार का उस पर जवाब लें और जनता से जुड़ी समस्याओं का सरकार से हल भी कराएं। देखिए, पूरी तरह से हम कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठाएगी जो प्रदेश के हित में है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सूखा लगभग पूरे प्रदेश में सूखे जैसे हालात हैं, असंतुलित वर्षा भी कई जगह हुई है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किसानों के कुछ मुद्दे, इन सबको हम सबसे ज़रूरी तो लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह की घटनाएं पिछले हफ्ते भर में हुई हैं, लखीमपुर की घटना हो या कल बदायूं की घटना हो, इन सब मामलों को कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और मजबूरी से उठाएगी। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, जिसको कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक कहते हैं, और सर्वदलीय बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में भी उपस्थित हुए और सबको साथ मिलकर विधानसभा को एक अच्छे प्रकार से चलाने के लिए एक मैसेज और एक आह्वान किया। इसी 5 दिनों के सत्र में एक दिन महिला सदस्यों को बोलने के लिए मैंने आरक्षित किया है। मेरे द्वारा कार्य मंत्रणा समिति में जब ये सिफारिश आई तो सभी माननीय सदस्यों ने उसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया। 22 तारीख को महिलाओं को बोलने का एक अवसर मिला। उस दिन सिर्फ महिलाओं को बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी हम उद्बोधन लेंगे, लेकिन उनके अलावा बाकी सारी महिला सदस्य उसमें भाग लेंगे। और ये देश में पहली बार किसी भी विधानसभा के द्वारा ये नया अभिनव प्रयोग है जहां पर सिर्फ महिला सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से बड़ा तोहफा मिला है। महादेव की नगरी काशी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने शुक्रवार को यह ऐलान किया है कि साल 2022-23 के लिए वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया है। विदेश सचिव विनय कात्रा ने मीडिया ब्रीफिंग में इसकी जानकारी साझा की। इंडिया कैपिटल्स के खिलाफ जीत के साथ अपने लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 अभियान की शानदार शुरुआत के बाद अदानी स्पोर्ट्स लाइन के स्वामित्व वाली गुजरात जॉइंट्स टीम शनिवार शाम लखनऊ पहुंच गई। वीरेंद्र सहवाग की अगुवाई वाली टीम सोमवार को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में अपने दूसरे लीग मैच में हरभजन सिंह की मणिपाल टाइगर्स से भिड़ेगी। सहवाग के अलावा गुजरात जॉइंट्स की टीम में क्रिस गेल, डेनियल विटोरी, पार्थिव पटेल और ग्रीमा स्वाइन और अजंता मेडिटेट सहित कई प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की तत्वाधान में विशेष सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम मुश्ताक नगर ITI रोड पर मोहम्मद असलम की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह, अशोक सिंह, महापौर मोहम्मद फुरकान, जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान महापौर मोहम्मद फुरकान ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आयरन लेडी जो अपने इंसाफ के लिए जानी जाती हैं, वे ही हमारी सच्ची हितैषी हैं और वह खुलकर भाजपा से लड़ रही हैं। उसकी पहली मीटिंग थी और जगहों पर भी मीटिंगें चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए जा रहे हैं, अपनी पार्टी के उसूल बताए जा रहे हैं और इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आपके सामने सब चीज़ें आएंगी। आज एक ताकत एक होने की ज़रूरत है। कमज़ोरों को, गरीबों को, मुसलमानों को और किसी भी जाति का हो, कमज़ोर है, हम सब एक हैं। अलीगढ़ में रविवार को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के समापन पर नौरंगाबाद स्थित सनातन सभागार में महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंह महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण लिया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज भी कसा। यति नरसिंहानंद महाराज ने कहा कि यह यात्रा एक मजाक है। अगर वो भारत जोड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं। वहीं मदरसे की जांच को लेकर कहा कि मदरसे जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए।
साथी हैं जो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके, जाके केरल में जाके जिन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब वो भारत को जोड़ना चाहते हैं। एक बार उनके पास ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पूरे गांधी परिवार ने इस देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अब वो काहे का भारत जोड़ना चाहते हैं। अगर वो भारत जोड़ना चाहते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनवाया था। पहले वो उन्हें जोड़ दें, उसके बाद फिर हम भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। राजनीति पता है क्या है, राजनीति बिल्कुल एक मजाक बन के रह गया है। नीतीश कुमार जो है बिना बीजेपी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बिना किसी की बैसाखी के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो मतलब कैसे प्रधानमंत्री बने? ये लोग सोच कैसे लेते हैं? असल में ये नेताओं की सोच विकलांग हो चुकी है। उनके मन में कोई भी त्याग की भावना नहीं है, केवल खींचने की भावना है। वो जन सेवा के लिए कोई पद नहीं चाहते, बल्कि अपनी सेवा जनता से करवा सके, इसके लिए पदलोलुपता उनके अंदर है। तो ये मेरे लिए तो एक मजाक है, मैं तो इसे मजाक मानता हूँ। दारुल उलूम देवबंद की उत्तर प्रदेश में चल रही मदरसा सर्वे को लेकर बड़ी बैठक खत्म हो गई है। बैठक में दारुल उलूम ने सरकार के मदरसा सर्वे का समर्थन कर दिया है। इसके बाद यूपी में मदरसा सर्वे पर हो रही राजनीति के कम होने की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश में मदरसा सर्वे को लेकर तमाम विपक्षी दलों की ओर से लगातार हमले हो रहे थे। दारुल उलूम ने बैठक में साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर बने मदरसे गैर कानूनी हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। निजी जमीन पर बने मदरसे ही उचित हैं। दारुल उलूम ने प्रदेश के मदरसा संचालकों को सरकार की प्रक्रिया के समर्थन का ऐलान किया है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मदरसा सर्वेक्षण को लेकर चल रही कवायद पर राजनीतिक घमासान कुछ कम होगा। लखनऊ समेत कई जगहों पर 20 सफर को बड़ी शान से 72 शहीदों के चहल्लुम का जुलूस निकाला गया। बता दें कि कोरोना महामारी के 2 साल बाद चहल्लुम मनाए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में जायरीनों ने जुलूस में शिरकत की, जिसको देखते हुए पहले से ही बड़ी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद से जब लखीमपुर में हुई दुष्कर्म की घटना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 दलित युवतियों के साथ बलात्कार हुआ था और वो पेड़ पर लटकी हुई मिली थी, उनकी मौत हो गई थी और अब जिन लोगों ने ये अपराध किया है जाहिर है कि उन्हें सख्त से सख्त कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और अगर वे मुसलमान हो तो उन्हें चौराहे पर आधा आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए ताकि कोई आगे से दुष्कर्म करने की कोशिश ना करे। मथुरा के हनुमान नगर में मोंटी नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मृतक के सीने से एक कारतूस और पास पड़ा तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सका, जिसके बाद अब पुलिस ने कारणों को स्पष्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक का रात को उसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही वह लापता हो गया था। इसकी हत्या हो गई है सर, घर से बुला के रात को, और घर वाले सो रहे थे, ये कौन आया, ये निकल आया, फिर उसके बाद पता नहीं। कुशीनगर में मनीराज गांव में परिजनों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर घंटों तक जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। बता दें कि एक दिन पहले रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को मनाने में जुटी हुई है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर देहरादून से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को झटका। फिलहाल सूत्रों से ये जानकारी है, सीएम धामी ने लगाया विटो तबादला लिस्ट स्थगित। आपको बता दें विवाद की आशंका देखते हुए यह फैसला लिया गया। धामी ने पारदर्शिता पर एक बड़ा संदेश दिया। शहरी विकास विभाग में जारी हुई थी लिस्ट और 74 अधिकारी कर्मियों की तबादला लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट जारी कराकर जर्मनी रवाना हुए अग्रवाल। फिलहाल सूत्रों से यह जानकारी। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में काउंटडाउन के साथ ही प्रत्याशी और उनके समर्थक हर जतन जुगाड़ लगा रहे हैं। इसी का एक नमूना देखने को मिला जब प्रत्याशी के समर्थक मोटरसाइकिल पर प्रत्याशी का स्टिकर लगाकर बाइक पर खुलेआम शराब बांट रहे थे। ये शराब बहादुराबाद से प्रधान पद के प्रत्याशी की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब लोगों ने बहादुराबाद क्षेत्र में उन्हें पकड़ा तो साथी दबंगई दिखाकर शराब छुड़ा ले गए, जिसका फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे 20 विभागों की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम विरुद्ध हुई हैं। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर अनगर बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कई बातों में आ जाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित लिस्ट डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में 196 पोस्टें निकाली और उन 196 पोस्टों को कहा कि जाकर के उन लोगों को कहा कि पौड़ी जाकर के, टिहरी जाकर के आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। और उस पर फिर हमारी सरकार जब आई, हमने उस पर उसको रिजेक्ट किया, उस पर जांच करवाई, उन भर्तियों को कैंसिल किया। हरीश रावत जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के 1 साल बाद देश में भ्रष्टाचार की बेल बोई। इस समय एक जलजला सा आया हुआ है। हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग में, सचिवालय में, कोऑपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू भोंकने का काम किया है, आवाम की पीठ पर चाकू भोंकने का काम किया है। उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी अस्पताल डेंगू बुखार के रोगियों से भरा हुआ है। डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति डेंगू बुखार से पीड़ित है। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि जांच होने पर मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बजाय नेगेटिव आ रही है। इस मुद्दे पर बिष्ट ने कहा कि नेगेटिव रिपोर्ट पर भी मरीजों को बेहतरीन इलाज दिया जाना चाहिए, ताकि नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से किसी मरीज के इलाज में लापरवाही न हो सके। डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है, टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन हो तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। और दूसरा ये है कि री इन्फेक्शन के भी मामले हैं, जिनमें कि री इन्फेक्शन का मतलब यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन या दोबारा डेंगू होना, यानी कि पहले एक प्रकार का डेंगू था, अब दूसरे प्रकार का डेंगू है। तो कई ये चीजें सामने आ रही है। और कई लोगों की आप देखेंगे कि डेंगू है लेकिन टाइफाइड रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, और डेंगू और टाइफाइड भी एक साथ लैबों ने पॉजिटिव दी। इसमें लैब्स का कोई दोष नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि लैबें गलत रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि वो TLC के आधार पर डेंगू की पहचान करें। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन हेतु देश विदेश से आ रहे हैं। वहीं बरसात में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना उत्तरकाशी पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बन रहा है। बता दें कि लगातार बारिश के बीच भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग कई स्थानों पर बीच 2 में मार्ग अवरुद्ध होने की समस्याएं आती रहीं। ऐसे में विपरीत मौसम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सभी जवानों को अलर्ट मोड में रहते हुए सुरक्षा यात्रा के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।